हेलो एवरीवन, आज हम करने वाले हैं क्लास 6 की जो आपकी सोशल साइंस की न्यू बुक आई है उसका चैप्टर नंबर 6। इंडस वैली के बारे में इसमें हम बात कर रहे थे। उसको अलग अलग हड़प्पा सिविलाइजेशन, इंडस वैली या फिर ये अलग इंडस सरस्वती रिवर या सिविलाइजेशन क्यों बोला गया था उन्हें, तो इन सब के बारे में बात की। साथ में वहाँ पर किस किस तरह की चीज़ें आपको मिली, वहाँ पर जो जैसे ये ग्रेट बाथ था ये किस तरह से बना हुआ था और उनकी जो सड़कें थी वो कितनी चौड़ी थी, किस तरह से घर जो है सभी एक टाइप के बने हुए थे। 2 टाउन बना रखे थे उन्होंने एक ही जगह पर, एक लोअर टाउन और अपर टाउन करके। इस तरह से ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी। अब हम पढ़ने वाले हैं वाटर मैनेजमेंट कैसे थे वहाँ पर। द हड़प्पन गेव मच इम्पोर्टेंस टू वाटर मैनेजमेंट एंड क्लीनलीनेस। तो हड़प्पा में जो लोग रहते थे उस टाइम पे, हड़प्पन जो हमने सिविलाइजेशन बोला, वो लोग वाटर मैनेजमेंट को और क्लीनलीनेस को बहुत इंपॉर्टेंस देते थे कि ये सबसे ज़रूरी है कि अगर बहुत ज़्यादा बारिश हो जाए या फिर ज़्यादा पानी का यूज़ हो रहा है तो उसका मैनेजमेंट कैसे रहेगा, कि ये नहीं कि कहीं भी फेंक दिया, कचरा हो रहा है, इस तरह से नहीं, अच्छे से उसका मैनेजमेंट किया गया था। दे ऑफन हैड सेपरेट एरिया फॉर बाथिंग इन देयर होम्स। तो उनके घर में नहाने के लिए अलग से एक जगह होती थी। दीज वर कनेक्टेड टू अ लार्जर नेटवर्क ऑफ ड्रेन्स, जो कहाँ पे कनेक्ट होती थी, लार्ज नेटवर्क से, ड्रेन के मतलब जहाँ से पानी निकलता है, जो भी गंदा पानी था, विच जनरली रन बिलो द स्ट्रीट्स एंड टुक द वेस्ट वाटर अवे। और वो कहाँ से जाता था, जो मतलब वो बनी हुई थी, रोड्स बने थे, गलियाँ बनी हुई थी, स्ट्रीट्स बनी थी, उनमें नीचे से जाते हुए बाहर निकल जाता था। अब ये देखो क्या है, लोथल गुजरात में ये ड्रेनेज सिस्टम बना है। ये देखो बीच में बना हुआ है ना, तो ये क्या ड्रेनेज सिस्टम है, पूरा पानी यहाँ से निकल के, ये देखो एक यहाँ बना है जो भी था उनका नहाने का, जैसे फॉर एग्जांपल ये जगह है उनके नहाने के लिए, तो यहाँ से पूरा पानी निकल के इधर आया और यहाँ से फिर नीचे निकल के पूरा बाहर चला जाता है। इन मोहनजोदाड़ो पीपल ड्रू वाटर फ्रॉम हंड्रेड्स ऑफ वेल्स मेड ऑफ ब्रिक। तो वो जो है पानी कहाँ से लेते थे, जो ब्रिक से बने होते थे वेल्स उनसे। बट इन अदर रीजन्स इट मे हैव बीन फ्रॉम पॉन्ड्स, लेकिन बहुत सारे अलग रीज़न थे, अलग अलग जगह भी थी जहाँ पर कहाँ से होता था, वो कहाँ से पानी ले लेते थे, बाकी की जो जगह थी वो पॉन्ड्स वगैरह से, नियर बाय स्ट्रीम या फिर कोई स्ट्रीम है आसपास, या ह्यूमन और ह्यूमन मेड जो रेसर्वोयर्स थे उनके। तो ये है क्या, ये क्या होता है, एक लार्ज होता है, बड़ा सा एक ऐसी जगह बनी होती है जिसके अंदर पानी स्टोर होता है। ये नेचुरल भी हो सकता है और मैन मेड भी हो सकता है, दोनों तरह से होते हैं। इन द केस ऑफ धोलावीरा, जो हम नीचे पिक्चर देखेंगे, आई थिंक उसी की है, तो वहाँ पर सबसे बड़ा रेसर्वोयर जो है मिला है, जो कितना है 73 मीटर जिसकी लेंथ है। यहाँ पर देन उसके बाद एक एक्टिविटी दी है, क्लास एक्टिविटी। आपको क्या करना है, आप अपनी क्लास को मेजर कर सकते हैं या फिर स्कूल कॉरिडोर को या प्लेग्राउंड को, किसी भी एक चीज़ को आपको मेजर करना है कि कितनी है। देन आपको कंपेयर करना है कि जो ये रेसनवेयर मिला है वहाँ पर मीन्स धोलावीरा में जो ये रेसरवियर मिला है, क्या ये इसकी लेंथ आपके स्कूल के प्लेग्राउंड से ज़्यादा है, कम है, आपकी क्लासरूम से ज़्यादा है या कम है, तो आपको पता चलेगा कितना बड़ा उन्होंने बनाया है। एट धोलावीरा एट लीस्ट 6 लार्ज reservoirs वर बिल्ट विद स्टोन्स और इवन कट इनटू द रॉक्स। अब यहाँ पर धोलावीरा में लगभग ये देखो सबसे बड़ा जो है रेसरवियर यहाँ पर मिला है, और ये क्या है, सबसे बड़ा था यहाँ पर। और इनको जो है कहाँ किससे बनाया गया, पत्थरों से बनाया गया है, और कई कई जगह पर तो रॉक्स को कट करके इनको बनाया गया है। Most of them were connected through underground drains for efficient water harvesting and distribution। और ये लगभग सब किससे जुड़े होते थे, ये देखो जैसे ये लगा सकते हो कि ये क्या है, इनका वाटर ड्रेनेज सिस्टम है, कि यहाँ पर जो भी मतलब एक बार आपने यूज़ कर लिया पानी या जो भी है ड्रेनेज के लिए, अंडरग्राउंड ड्रेन्स लगे हुए थे ताकि पानी आराम से आ सके और डिस्ट्रीब्यूट किया जा सके ईजिली। ठीक है, ये वाला जो है इसकी लेंथ कितनी है, 33 मीटर है। नाउ थिंक अबाउट इट, इमेजिन द लार्ज नंबर ऑफ वर्कर्स रिक्वायर्ड टू बिल्ड सच अ नेटवर्क ऑफ रेसर्वियर्स। अब कितने लोग चाहिएंगे इतने सब बनाने के लिए, क्योंकि 6 तो वो बोल रहे हैं। हु डू यू थिंक ऑर्गेनाइज देयर वर्क एंड गिव देम प्रीसियस इंस्ट्रक्शन। अब इनको ये सब ऑर्गेनाइज कौन करता था, कौन लोगों को बुला के लाता था और कौन उन्हें इंस्ट्रक्ट करता था कि आपको ऐसे बनाना है, ऐसे करना है, ये कट करना है, ऐसे करना है। सो हाउ डू यू थिंक दे वर पेड फॉर देयर लेबर। और उनको कुछ ना कुछ पैसे भी दिए जाते होंगे, पैसे दिए जाते थे या क्या चीज़ दी जाती थी उन्हें। देयर वॉज नो मनी एट दैट टाइम इन द वे वी हैव टुडे। और ये क्या बोल रहे हैं कि उस टाइम पे हमारी तरह पैसे नहीं थे, जैसे आजकल हम पैसे यूज़ करते, तो उस टाइम पे पैसे नहीं थे। तो वो जो है कैसे यूज़ होते थे, अपने लेबर में क्या चीज़ें देते थे, हो सकता है कोई सामान दे दिया, खाने के लिए कुछ दे दिया, कुछ जानवर वगैरह जैसे एनिमल जो कैटल हैं वो सब वो दे सकते थे। सिंस द रेसर्वोयर्स नीडेड टू बी क्लीन फ्रॉम टाइम टू टाइम,
वॉज देयर सम लोकल अथॉरिटी टू मैनेज देयर मेंटेनेंस। अब इनको साफ भी करना पड़ेगा टाइम टू टाइम, क्योंकि अगर घर पे भी अगर बकेट है या टंकी है किसी के अंदर पानी, तो उसको टाइम टू टाइम साफ़ करते हैं ना। तो सेम चीज़ यहाँ है, इनको भी क्लीन करना पड़ता है, तो कोई ना कोई तो होगा जो इसको मैनेज करता था। वट क्लूज डू वी गेट फ्रॉम ऑल दीज अबाउट द सिटी रूलर्स एंड म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेशन। तो हमें क्या पता चला कि यहाँ पर कोई ना कोई रूलर भी था जो इंस्ट्रक्शन देता था कि ये बनाना है, वो बनाना है, और कोई एडमिनिस्ट्रेशन भी होगा जो इन सब चीज़ों की देखभाल करता था कि सब कुछ सही से हो रहा है या नहीं। नाउ यूज़ योर इमेजिनेशन एंड डिस्कस विद योर टीचर आर्कियोलॉजिस्ट ऑल्सो डिस्कस दिस क्वेश्चन एंड आंसर द आंसर्स आर नॉट ऑलवेज फाइनल। तो आपको ये सब चीज़ें अपने टीचर के साथ या अपने फ्रेंड्स के साथ डिस्कस करनी है, जैसे बाकी के लोग करते हैं, आर्कियोलॉजिस्ट करते हैं। आपका आंसर फाइनल नहीं हो सकता बिकॉज आपको नहीं पता कि वहाँ क्या था। आप जस्ट एक अजम्पशन कर सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं। पल्सेस क्या है? अ कैटेगरी ऑफ क्रॉप्स दैट इंक्लूड बीन्स, पीस एंड लेंटिल्स। तो ये सारी जिनके अंदर आती हैं, मतलब बीन्स हो गया, पीस वगैरह हो गई, तो इन सबको हम क्या बोलते हैं? पल्सेस। नाउ व्हाट डिड द हड़प्पन ईट? अब पानी के लिए तो हमने देख लिया कि उनका मैनेजमेंट था सही, घर भी देख ली कैसे बनाए जाते, लेकिन वो खाते क्या थे? सो द हड़प्पन क्रिएटेड मैनी ऑफ देयर सेटलमेंट अलोंग द बैंक्स ऑफ लार्ज और स्मॉल रिवर्स। तो अगर हमने ध्यान से देखा तो एक चीज़ देखी थी कि जो भी घर थे या जो भी सिविलाइजेशन बसी हुई थी वो नदी के आसपास के एरिया में थे। जितना दूर जाओगे उतना लोग की स्ट्रेंथ जो है कम होती जा रही थी। इट इज़ अ लॉजिकल चॉइस नॉट जस्ट फॉर ईजी एक्सेस ऑफ वाटर बट ऑल्सो फॉर एग्रीकल्चर सिंस रिवर एनरिच द सोइल अराउंड देम। अब ये सबसे सही चॉइस थी, ये नहीं कि उन्हें पानी ईजिली मिल जाएगा इसलिए वो उसके पास नहीं थे, बल्कि वो किस लिए थी? एक तो पानी तो मिलेगा ही, साथ में उसके जहाँ से भी रिवर जाती है वो अपने आसपास की जितनी भी मिट्टी होती है उसको क्या कर देती है? फर्टाइल कर देती है, जो एग्रीकल्चर के लिए बहुत अच्छी होती है। आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग्स हैव शोन that the Harappan grew cereals like barley, wheat, some millets and sometimes rice in addition to pulses and a variety of vegetables। तो ये सब चीज़ें वो ग्रो करते थे, पल्सेस वगैरह भी, और वैरायटी में मतलब वेजिटेबल भी अलग अलग टाइप की वो ग्रो करते थे। दे वर ऑल्सो द फर्स्ट इन यूरेशिया, यूरोप और एशिया। हमने पहले पढ़ा था ना यूरेशिया क्या है? यूरोप और एशिया। ये पहले थे जिन्होंने यूरोप और एशिया में क्या किया था? कॉटन को ग्रो किया था। हड़प्पन पहली सिविलाइजेशन थी विच दे यूज टू वीव इनटू क्लोथ्स, जिससे उन्होंने बाद में कपड़े बनाना शुरू किया। दे मेड फार्मिंग टूल्स, उन्होंने फार्मिंग टूल्स भी बनाए इंक्लूडिंग द प्लग, जो ये इस तरह का जो होता है मिट्टी को खोदने के लिए। सम ऑफ विच कंटिन्यू टू बी यूज्ड बाय मॉडर्न डे फार्मर्स, और कुछ तो ऐसे ऐसे उन्होंने इंस्ट्रूमेंट बनाए थे या टूल्स बनाए थे जो आजकल भी यूज़ होते हैं, फार्मर्स अपने घर पे या खेती करने के टाइम पे यूज़ करते हैं। जैसे कि ये रहा, ठीक है, फ्रॉम बनावली इन हरियाणा। तो ये कहाँ मिला है? हरियाणा में जगह है बनावली, जहाँ पर इनकी एक साइट मिली है, वहीं से ये मिला है। और ये जो है आजकल भी यूज़ किया जाता है मिट्टी को खोदने के लिए, और ये सिर्फ क्ले का मॉडल मिला है एक वहाँ पर। दिस इंस्टेंस एग्रीकल्चर एक्टिविटी वॉज मैनेज्ड बाय हंड्रेड्स ऑफ स्मॉल रूरल साइट्स और विलेज। अब इतनी सारी एग्रीकल्चर जो एक्टिविटीज़ वहाँ होती थी वो मैनेज होती थी किससे? छोटी छोटी जगह पर रूरल साइड से या विलेज में जहाँ भी होती थी वो उनको अच्छे से मैनेज किया जाता था। देन एज नाउ द cities could survive only if enough agriculture produce from the rural areas reached them on a daily basis। जैसे कि आज के टाइम पे अगर हम देखें तो सिटीज़ कब सर्वाइव कर सकती है? जब रूरल एरिया में जो लोग फार्मर्स हैं जो खेती करते हैं, अगर वो इनफ चीज़ें प्रोड्यूस कर सके, इनफ खेती कर सके, इनफ पल्सेस वगैरह और वीट वगैरह ग्रो कर सकें, तो ही ये सिटीज़ जो हैं क्या है ग्रो कर सकती है। अगर फार्मर वो बंद कर दें कि हम नहीं खेती कर रहे, हम तो सिर्फ अपना अपना बनाएंगे, तो वो अपना बनाएंगे तो जो सिटीज़ में लोग रहते हैं उन्हें भी जाके अपना काम करना पड़ेगा। तो सिटीज़ क्यों वहाँ पर मतलब आजकल जो है सर्वाइव कर रहे हैं? बिकॉज सर्वाइव कर पा रही हैं बिकॉज जो एग्रीकल्चर का प्रोड्यूस है वो रूरल एरिया में अच्छा है और उनके पास डेली बेसिस पे जो चीज़ें उन्हें चाहिए वो मिल जाती हैं। The Harappan also domesticated a number of animals for meat consumption and fished both in river and in the sea। तो देखो हड़प्पन क्या कर रहे थे? एनिमल्स को अपने घर में भी रखते थे मीट खाने के लिए, यानी कि जैसे नॉर्मली खाते हैं तो मीट वगैरह खाने के लिए, या फिर फ़िश, वो फ़िश भी खाते थे रिवर या सी से जहाँ भी उन्हें मिले। दिस इज़ नोन फ्रॉम द
लार्ज नंबर ऑफ एनिमल एंड फिश बोन्स फाउंड ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन। तो जब ये खुदाई की गई तो बहुत सारे नंबर में, मतलब बहुत ज़्यादा ही एनिमल्स और फिश की बोन्स मिली। तो चलो एनिमल्स की मिल सकती है, उनके घर में रहते होंगे, लेकिन फ़िश तो तभी आएंगी ना जब आप उन्हें खाने के लिए लेकर आए हो, क्योंकि इतनी सारी फ़िश जो है नहीं मिलेंगी। अगर आप घर पे रखते भी हो तो ज़्यादा फ़िशेस नहीं होती हैं। सो इससे ये अंदाज़ा लगाया गया कि वो घर पे रखते थे एनिमल्स को, लेकिन उनको खाने के लिए। व्हाट डिड हड़प्पन कुकिंग पोट्स कंटेन? अब उनके पोट्स कैसे थे, किस तरह के थे, क्या क्या चीज़ें थी। साइंटिफिक एग्जामिनेशन ऑफ क्ले पोट्स हैव प्रोवाइडेड सम आंसर्स। सो कुछ क्ले पोट्स हमें मिले हैं जिनसे हमें कुछ आंसर्स मिले, बोथ एक्सपेक्टेड वंस, डेयरी प्रोडक्ट्स वो खाते थे, एंड सरप्राइजिंग वंस सच एज रिमेन्स ऑफ टर्मरिक, जिंजर एंड बनाना। क्लियरली देयर डाइट वॉज क्वाइट डाइवर्स। वो सिर्फ डेयरी प्रोडक्ट नहीं खा रहे थे, वो अलग अलग चीज़ें, टर्मरिक, जिंजर, बनाना, ये सारी चीज़ें भी उनकी डाइट में थी, ये सारी चीज़ें भी वो खाते थे। तो उनकी डाइट जो है क्वाइट डाइवर्स थी, यानी कि ये नहीं कि उन्हें एक ही चीज़ तरह की चीज़ें आ रही है तो वो एक ही चीज़ खा रहे हैं, नहीं, वो बहुत सारी अलग अलग चीज़ें खाते थे। नाउ इमेजिन यू कुक अ मील इन अ हड़प्पन हाउस, व्हाट डिश और डिशेज वुड यू प्रिपेयर बेस्ड ऑन द डाटा गिवन अबव। अब ऊपर की जो बातें आपने पढ़ी उसके अकॉर्डिंग अगर आप हड़प्पा में होते, उस टाइम पे होते, तो आप क्या डिश प्रिपेयर करते। तो ये आपको इमेजिन करके बताना है, आंसर सबका अलग अलग हो सकता है। नेक्स्ट, द ब्रिस्क ट्रेड। अब ये क्या है? द हड़प्पन वर इंगेज्ड इन अ एक्टिव ट्रेड। वो ट्रेड भी बहुत करते थे, नॉट ओनली विद इन देयर ओन सिविलाइजेशन, वो सिर्फ अपनी सिविलाइजेशन में यानी कि अपने लोगों से ट्रेड नहीं करते थे, बट विद अदर सिविलाइजेशन एंड कल्चरल्स विद इन एंड आउटसाइड इंडिया, बल्कि दूसरी सिविलाइजेशन में दूसरे लोगों के साथ भी वो ट्रेड करते थे, जो इंडिया के बाहर हैं उनसे भी और जो इंडिया के अंदर हैं उनसे भी, वो सबसे ट्रेड करते थे। दे एक्सपोर्टेड ऑर्नामेंट्स, टिम्बर, सम ऑब्जेक्ट्स ऑफ डेली यूज़। वो ये सब चीज़ें जो हैं क्या करते थे, ट्रेड करते थे, ऑर्नामेंट वगैरह, टिम्बर वगैरह। ये आप नेक्स्ट जो पेज है, पेज नंबर 98, उसमें एक फिगर दी है, उसमें हम देखेंगे क्या क्या चीज़ें थी। प्रोबेबली ऑल्सो गोल्ड एंड कॉटन, कॉटन और गोल्ड को भी करते होंगे, एंड पॉसिबली सम फूड आइटम, खाने की चीज़ों का भी ट्रेड होता होगा। जब ट्रेड हो रहा है तो हर एक चीज़ का होगा। द मोस्ट फेवर्ड ऑर्नामेंट वर बीड्स ऑफ क्रेनिलियन। तो क्रेनिलियन का जो बीड्स थे उनका ऑर्नामेंट सबसे ज़्यादा फेमस था या सबसे ज़्यादा यूज़ होता था। तो ये सब आप बोल सकते हो सबसे ज़्यादा ट्रेड किया जाता था। नाउ अ रेडिश सेमी प्रीसियस स्टोन फाउंड मोस्टली इन गुजरात। तो एक रेडिश जो है सेमी प्रीसियस स्टोन था जो कहाँ मिलता था, गुजरात में। हड़प्पन क्राफ्ट्स पीपल डेवलप्ड स्पेशल टेक्निक टू ड्रिल देम। तो हड़प्पा के लोगों ने एक स्पेशल टेक्निक निकाली कि उस स्टोन को हम वहाँ से निकाल पाएँ। सो स्ट्रिंग कुड पास थ्रू देम एंड टू डेकोरेट देम इन अ वेरियस वे। और साथ में ही उस स्टोन के लिए या फिर हड़प्पन के जो क्राफ्ट पर्सन थे उन्होंने एक इस तरह की टेक्नोलॉजी निकाली ताकि जो वो पत्थर या फिर स्टोन कुछ भी उन्हें मिल रहा है उसमें वो क्या कर पाएँ, एक स्ट्रिंग को पास कर पाएँ, ताकि उससे और भी अच्छे अच्छे अलग अलग तरह के ऑर्नामेंट्स बनाए जा सके और उसको एक डेकोरेट के लिए भी यूज़ कर सकते हैं अलग अलग तरीके से। दे ऑल्सो वर्कड कोनाक्स शेल्स इनटू ब्यूटीफुल सेल बैंगल्स। अब उनने उन सेल्स के भी अलग अलग बहुत सुंदर सुंदर बैंगल्स बना दिए, विच रिक्वायर्स सोफिस्टिकेटेड टेक्निक्स एज शेल इज़ अ हार्ड मटेरियल। तो इसके लिए तो स्पेशल कुछ आपके पास टूल या कुछ अलग से आपके पास टेक्निक होनी चाहिए, बिकॉज ये जो है एक बहुत ही हार्ड मटेरियल है, तो इसको कट करने के लिए, इसको कुछ बनाने के लिए आपको टेक्निक चाहिए और टूल्स चाहिए। What the हड़प्पन imported in exchange of the exported goods is not clear। अब जो भी चीज़ें हड़प्पा इंपोर्ट तो कर रहे थे, एक्सपोर्ट तो कर रहे थे, यहाँ से चीज़ें भेज रहे थे, ट्रेड कर रहे थे, लेकिन उन्हें मिल क्या रहा था वहाँ से। इन्होंने जैसे यहाँ से ऑर्नामेंट भेजे, पल्सेस भेजे, स्पाइसेस भेजे, लेकिन वहाँ से इनको क्या मिला ये क्लियर नहीं है। इट प्रोबेबली इंक्लूड कॉपर, कॉपर हो सकता है, सिंस दिस मेटल वॉज नॉट सो कॉमन बैक होम। सो हो सकता है कि उन्हें कॉपर मिला हो, बिकॉज ये मेटल जो है इससे पहले कॉमन नहीं था, हर घर में नहीं मिलता था। नाउ द हड़प्पन मास्टर द आर्ट ऑफ वर्किंग कॉपर्स अ सॉफ्ट मेटल। तो हड़प्पन जो मास्टर थे आर्ट ऑफ वर्किंग, किस चीज़ के, आर्ट ऑफ वर्किंग कॉपर जो सॉफ्ट मेटल है उस पर काम करने के। इफ़ टीन इज एडेड टू कॉपर द रिजल्ट मेटल इज ब्रॉन्ज। अगर टीन को भी उसके अंदर ऐड कर दिया जाए तो वो ब्रॉन्ज बनेगा, विच इज़ हार्डर देन कॉपर, जो कॉपर से क्या होता है हार्ड होता है।
द हड़प्पन यूज्ड ब्रोंज, अब ब्रोंज का यूज़ उसने की मतलब हड़प्पन लोगों ने कहाँ किया, टूल बनाने में, पोट्स बनाने में और पेन बनाने में। एंड एज वी विल सी लेटर सम फिगरीज, आगे जो हम कुछ फिगर्स भी देखने वाले हैं उसमें, ये देखो ये रेड स्टोन हो गया आपका, ठीक है, ये देखो ये क्या है, हड़प्पन बीड्स ऑफ कार्निकल बेड्स बीड्स एक्सकेवेटेड एट शूशा, शूशा जो है प्रेजेंट डे ईरान में है, वहाँ से ये सारी चीज़ें उनको मिली हैं, ठीक है। वो रेड स्टोन जो वो बोलते हैं, अभी हमने पढ़ा था, तो रेडिश कलर का जो स्टोन था ये है वो। नाउ ये क्या है, ये देखो इन्होंने क्या बनाया हुआ, कंघा बनाया हुआ है यहाँ पर, तो यानी कि वो कोम का यूज़ भी कर रहे थे उस टाइम पर। टू कंडक्ट सच अ ट्रेड दे यूज लैंड रोड्स और रिवर्स, अब वो ट्रेड कर रहे हैं, हमने अभी पढ़ा कि वो ट्रेड कर रहे हैं अलग अलग जगह पर, तो वो लैंड रूट से भी कर सकते हैं, आने जाने के लिए लैंड का यूज़ भी कर सकते हैं, या फिर अगर दूसरी जगह है ज़्यादा दूर है तो वो रिवर का यूज़ भी करते थे, और अगर उन्हें दूसरे देश भेजना है तो वो सी का यूज़ भी करते थे, एंड द सी फॉर मोर डिस्टिंक्ट डेस्टिनेशन, जो ज़्यादा दूर थी उनके लिए। दिस इज़ द फर्स्ट इंटेंसिव मैरी टाइम एक्टिविटी इन इंडिया, और ये पहली ऐसी एक्टिविटी थी जिसमें समुद्र से जाके वो आगे काम कर रहे थे। इंडीड क्वाइट अ फ्यू हड़प्पन सेटलमेंट्स आर लोकेटेड इन द कोस्टल रीजन्स ऑफ गुजरात एंड सिंध, तो आपने देखा या फिर यहाँ पर जितना भी पढ़ा तो हमने ये सब तो देख लिया कि वो मोस्टली कहाँ पर है, कोस्टल एरिया पर। कोस्टल एरिया मतलब जैसे गुजरात और सिंध में जो समुद्र के पास लगता हुआ एरिया है, लगभग वहाँ पे ज़्यादा जो है हड़प्पन सेटलमेंट्स मिले हैं। लोथल, अ स्मॉल सेटलमेंट इन गुजरात, हैज़ अ सरप्राइजिंगली ह्यूज बेसिन मेजरिंग 217 मीटर इन लेंथ एंड 36 मीटर इन विड्थ, तो इसके अंदर इतना बड़ा बेसिन मिला है गुजरात में, छोटा सा एरिया है, ये स्मॉल सेटलमेंट थी, लेकिन इतने मीटर लंबा और इतने मीटर चौड़ा इसके अंदर बेसिन मिला है। द लेंथ इज़ जस्ट अ लिटल मोर देन डेट ऑफ 2 फुटबॉल ग्राउंड, अब ये लेंथ इतनी ज़्यादा है कि आप 2 फुटबॉल ग्राउंड को मिला दोगे ना, उसके बाद भी उससे ज़्यादा ही रहेगी। दिस बेसिन मस्ट हैव बीन अ डॉकयार्ड, तो ये किस लिए यूज़ होता होगा, डॉकयार्ड के लिए यूज़ होता होगा, जहाँ जाते होंगे बड़े बड़े। डेट इज़ अ स्ट्रक्चर यूज टू रिसीव एंड सेंड बोट्स, तो डॉकयार्ड क्या होता है, जहाँ पे बोट्स को भेजा जाता है एक जगह दूसरी जगह, या अगर कहीं से आ रही है तो वहाँ पे उन्हें रोका जाता है, खड़े करने के लिए जो जगह बनाई जाती है उसे हम बोलते हैं। फॉर फर्दर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स, दूसरी चीज़ों को भेजने के लिए जो आगे की उन्हें ट्रेड करना है उसके लिए। सच एलाबरेट ट्रेड्स रिक्वायर ट्रेडर्स टू बी एबल टू आइडेंटिफाई देयर गुड्स, अब उन्हें पता भी होना चाहिए कि किन चीज़ों का ट्रेड करना है, ये तो नहीं कि कुछ भी भेज देंगे, तो ट्रेड करने के लिए ट्रेडर्स को रिक्वायरमेंट थी कि उन्हें क्या ट्रेड करना है, एंड ऑल्सो ईच अदर, और साथ में ही खुद को भी जानने की ज़रूरत थी। दिस सेम टू हैव बीन द चीफ पर्पज ऑफ थाउजेंड ऑफ स्मॉल सील्स विच हैव बीन एग्जीक्यूटेड फ्रॉम मैनी सेटलमेंट्स, तो यहाँ पर जो है क्या हुआ, अब आप किसी को कुछ दे रहे हैं या किसी से कुछ ले रहे हो, तो ऐसे ही तो नहीं कि एज इट इज़ दे दिया कि हमें नहीं पता हमने क्या दिया है, बॉक्स में डाला दे दिया, ना सामने वाले को पता क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा, तो इसलिए बहुत सारी थाउजेंड ऑफ स्मॉल सील मतलब स्टैम्प्स भी बहुत सारी मिली हैं, जो एक उस मतलब वो कुछ भी चीज़ें वो दे रहे हैं उनका एक उन्होंने नोट बनाए, देन उनके ऊपर वो स्टैंप लगा दी कि ये सारी चीज़ें इतनी इतनी क्वांटिटी में आपके पास भेजी जा रही हैं, और ये सारी हर जगह पर जहाँ भी ये सेटलमेंट्स थी, जहाँ पर भी खुदाई हुई है, वहाँ सब जगह ये देखने को मिली है। दीज सील्स वर जनरली मेड ऑफ सैटेलाइट, तो ये सैटेलाइट से जो है ज़्यादातर बनी थी, ये देखो डॉकयार्ड जो कहाँ है, लोथल में है। अ सॉफ्ट स्टोन डेट वुड बी हार्डन थ्रू हीटिंग, एक ऐसे स्टोन पे बनाई गई थी जो है गर्म करने के बाद थोड़ा सा, डेट वुड बी हार्डन थ्रू हीटिंग, सॉफ्ट स्टोन है और जब उसको हीट करते हैं तो थोड़ा सा गर्म होने के बाद थोड़ा सा हार्ड हो जाता है। दे मेजर ओनली अ फ्यू सेंटीमीटर एंड generally despite animal figures with above them and a few signs that are part of writing system, तो ये जो भी फिगर्स मिली ना, जितनी भी सील मिली, उन सब पे कोई ना कोई एनिमल बने हुए थे, ये देखो अलग अलग एनिमल्स बने, ये देखो बुल बना है, ठीक है, एंड देन उनके ऊपर कुछ ना कुछ वो फिगर्स पे लिखा होता था। अब ये हैंड राइटिंग तो अभी तक किसी ने पढ़ी नहीं है तो पता नहीं है, बट डेट सिस्टम एंड द सिम्बॉलिक मीनिंग ऑफ द एनिमल फिगर्स आर येट टू बी अंडरस्टैंड, तो ना तो अभी तक ये सिम्बल्स पढ़े गए हैं और ना ही अभी तक ये एनिमल्स के बारे में पढ़ा गया कि ये है क्या और इनको ही क्यों यहाँ पर बनाया गया, इनका मीनिंग क्या है। कहीं पर ट्रेड कर रहे हैं तो ये वाली सील लगा रहे हैं, कहीं ट्रेड कर रहे हैं तो ये लगा रहे हैं, लेकिन मतलब क्या है। वट इज़ सर्टेन इज़ डैट दे समहाउ रिलेटेड टू ट्रेड एक्टिविटीज़, लेकिन ये कन्फर्म है कि किसी ना किसी ट्रेड एक्टिविटीज़ से जुड़े हुए हैं।
अब ये सारे वो हैं आपके जो मिले हैं आपको। अब जैसे ये क्या है, ये टाइगर है और इसके क्या है, एक सींग भी है। ये देखो यहाँ पर, सॉरी, ये क्या है, सींग भी है, टाइगर के सींग भी हमने तो नहीं देखा अभी तक सींग वाला। तो क्या इनका मैसेज था या क्या चीज़ें यहाँ पर थी। नाउ लेट्स एक्सप्लोर लुकिंग एट दीज 3 हड़प्पन सील्स विद सम राइटिंग साइंस। व्हाट गोज थ्रू योर माइंड, आपके दिमाग में क्या आया इसे देखकर। वुड यू लाइक टू सजेस्ट एनी इंटरप्रिटेशन, क्या कुछ आप बताना चाहेंगे। आप कुछ भी जो चाहे वो बता सकते हैं। नाउ द लाइव्स ऑफ द एंशियंट आर्कियोलॉजिस्ट हैव अनअर्थड मैनी ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स उन्होंने देखे, मेड एंड यूज्ड बाय हड़प्पन। जैसे कि ऑब्जेक्ट ऑफ डेली, ये फिगर किसकी है आपकी, अ ब्रोंज मिरर, एक ये मिरर है ब्रोंज का बना हुआ है, और ये टेराकोटा पोट, धोलावीरा से मिले हैं दोनों चीज़ें। उसके बाद में ये आप देख सकते हो अलग अलग स्टोन्स है, अ फ्यू स्टोन्स वेट, ये किसके लिए, वेट करने के लिए यूज़ होते हैं कि किसी चीज़ का वेट कितना है, तो उसके लिए ये यूज़ होते हैं। तो ये अलग अलग स्टोन्स आपको अलग अलग साइज़ में दिखेंगे। देन अ ब्रोंज चिल्स बोथ फ्रॉम धोलावीरा, ये दोनों भी कहाँ मिली है, धोलावीरा से। अब यहाँ पर ये क्या है, अ गेम्स बोर्ड, जैसे हम लूडो वगैरह खेलते तो उसी तरह से ये भी एक गेम बोर्ड है और ये भी धोलावीरा से मिला है। और ये क्या है, एक सीटी बजाने का है, ठीक है, एक टेराकोटा विसल है जो 4 सेंटीमीटर लेंथ है। ये कहाँ मिला है, कर्णपुरा राजस्थान में, ये धोलावीरा से और ये राजस्थान कर्णपुरा से। कल्चरल एंड सिम्बोलिक ऑब्जेक्ट्स, अब कल्चरल ऑब्जेक्ट और सिम्बोलिक ऑब्जेक्ट कौन कौन से हैं। अ स्टैचू ऑफ अ फिगर ओफन कॉल्ड प्रिस्ट किंग, ये एक स्टैचू मिलता है जिसे प्रिस्ट किंग बोला गया था। ऑल्दो इट इज़ नॉट नोन हु दिस फिगर इज़, हमें नहीं पता ये फिगर किसके, लेकिन फिर भी नहीं बोल दिया गया था क्योंकि उसी तरह से इन्होंने कपड़े वगैरह पहने हैं, तो ये सब चीज़ें देखकर इन्हें बोला गया था। अ सील शोइंग अ स्वास्तिक, अब देखो इस पर क्या बना हुआ है, स्वास्तिक का साइन बना है, ठीक है, ये एक सील है। अ सील डिस्पाइटिंग अ 3 फेस डाइटी सिटेड ऑन ए रेज्ड प्लेटफॉर्म, और यहाँ लग रहा है कि कोई 3 चेहरे वाली या 3 फेस वाली कोई चीज़ है या फिर कोई इंसान है जो किसी बड़ी जगह पर या किसी सिंहासन पर बैठा है, सराउंडेड बाय पावरफुल एनिमल्स, और जिसके चारों तरफ बहुत सारे एनिमल्स हैं पावरफुल वाले। अब ये क्या है, इसको जो है डांसिंग गर्ल बोला गया है। ब्रोंज की फिगर मिली है मोहनजोदाड़ो से। देन टेराकोटा फिगर है जो नमस्ते की सिचुएशन में बैठी हुई है। अ डिज़ाइन ऑन अ पोर्ट, और पोर्ट के ऊपर बहुत सारे डिज़ाइन बने हैं जिनसे ऐसे लग रहा है कि वो कोई ना कोई स्टोरी बता रहे हैं, जैसे कि थ्रस्टी क्रो की स्टोरी है या इस तरह से। हु फाइंड्स अ क्लेवर वे टू ड्रिंक वाटर एट द बॉटम ऑफ द पोर्ट, जो थ्रस्टी क्रो है कि किस तरह से वो बहुत प्यासा था और किस तरह से उसने अपना दिमाग लगाकर उस थोड़े से पानी से पानी पी लिया था। नाउ थिंक अबाउट इट, लुकिंग एट द ऑब्जेक्ट ऑन पेज 100 and 101 or any other pictured in this chapter, can you make out what activities or aspects of life were important for the हड़प्पन। तो क्या आप बता सकते हैं कि कौन सी एक्टिविटी या एक्सेप्ट जो है एक्सपेक्ट्स जो हैं इंपॉर्टेंट थे उनकी लाइफ में। सो देखो सारे ही थे, उनकी सिविलाइजेशन बहुत अच्छी थी, वाटर मैनेजमेंट बहुत अच्छा था, और ट्रेड का सिस्टम वहाँ था। मैनेजमेंट के लिए उनके जो है जो भी प्रिस्ट वगैरह वो थे, और हर एक चीज़ वो यूज़ कर रहे थे, मिरर यूज़ कर रहे थे, कोम यूज़ कर रहे थे, तो सब कुछ था उनकी लाइफ में, ठीक है। नाउ लेट्स एक्सप्लोर, कंप्लीट द स्टोरी फाउंड ऑन द लोथल पोर्ट। अब लोथल पोर्ट पे जो स्टोरी मिली है उसको आपको कंप्लीट करना है। हाउ वो सच स्टोरी रिमेंबर्ड फॉर मोर देन 4000 ईयर्स इन योर ओपिनियन। अब जो स्टोरी वो क्रो वाली जो स्टोरी सुना रहे हैं वो तो आज तक भी हम सुन रहे हैं, तो वो अभी तक 4000 साल पहले से लेकर अब तक हम लोगों को याद है, तो कैसे हो सकता है ये। देन उसके बाद वो जो डांसिंग गर्ल की फिगर दी थी, व्हाट डू यू मेक द एटीट्यूड ऑफ फिगर एक्सप्रेस। अब वो जो है उस फिगर पे जो एटीट्यूड दिखाई दे रहा है वो किसके बारे में बता रहा है या क्या बता रहा है। उसके बैंगल्स को ऑब्जर्व करो, कवरिंग एन एंटायर आर्म, एक पूरी आर्म पर जो है बैंगल्स हैं। अ प्रैक्टिस स्टिल विजिबल इन द पार्ट्स ऑफ गुजरात एंड राजस्थान। देखो यहाँ पर इस पूरे हाथ में क्या है, उसने बैंगल्स पहनी हुई है, तो ये बैंगल्स आजकल भी गुजरात और राजस्थान के कुछ पार्ट्स हैं जहाँ पर आज भी पहनी जाती हैं। वेयर एल्स इन दिस चैप्टर कैन यू स्पॉट बैंगल्स वोन इन दिस मैनर, और कौन सी जगह पर आपने देखा कि वहाँ पर इस तरह से बैंगल्स पहनी गई हैं। वट कंक्लूजन शुड वी ड्रॉ, और इससे क्या कंक्लूजन निकलेगा। नाउ द एंड और अ न्यू बिगनिंग, क्या अब ये ख़त्म हो गया या फिर नई शुरुआत थी किसी चीज़ की। अराउंड 1900 BCE this Sindhu Saraswati civilization, despite all its achievement, began to fall apart.
अब इसके पास सारी अचीवमेंट्स थी, अच्छी सिविलाइजेशन थी, ट्रेड हो रहा था, सब चीज़ें थी, तो मतलब एक तरह से सब था जिसे हम आजकल जो है बोलते हैं कि डेवलप्ड कंट्री या सिटी। तो ये एक डेवलप्ड सिटी थी उस टाइम पे, कंट्री बोल सकते हो, सिविलाइजेशन थी। द सिटीज़ वर अबंडन वन बाय वन, एक एक करके लोग जो है उन जगहों को छोड़ते रहे। इफ़ एनी इनहेबिटेंट रिमेन, अगर कोई वहाँ पर बचा जो वहाँ पर रहता था, दे अडोप्टेड अ रूरल लाइफ स्टाइल इन द चेंज्ड एनवायरनमेंट, वो एनवायरनमेंट के चेंज होने के साथ एक रूरल लाइफ स्टाइल जीने लगे, वो सिटीज़ वाली लाइफ स्टाइल नहीं जी रहे थे। इट अपीयर्स डेट द अर्लियर गवर्नमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन नो लॉन्गर एग्जिस्ट, तो इससे ये समझ आया कि जो पहले की गवर्नमेंट थी, एडमिनिस्ट्रेशन था, जो सब चीज़ों को मैनेज कर रहा था, वो इस टाइम तक नहीं था, वो लोगों ने छोड़ दिया था या कुछ और हो गया होगा। ग्रेजुअली द हड़प्पन स्कैटर्ड ओवर हंड्रेड्स इफ़ नॉट थाउजेंड्स और ऑफ स्मॉल रूरल सेटलमेंट्स, तो उसके बाद में जो हड़प्पन सिविलाइजेशन जो एक थी, वो धीरे धीरे छोटे छोटे बहुत सारे गाँव में टूट गई। Now the Harappan returned to the rural settlement because a rural lifestyle give easier access to food and water than an urban lifestyle. अब वो जो है रूरल लाइफस्टाइल पे क्यों गए थे, क्योंकि जो गांव की लाइफ है उसमें उन्हें खाना और पानी आराम से मिल सकता था, और वही तो उन्हें चाहिए था, ज़्यादा कुछ चाहिए ही नहीं था। Then as now cities depend on villages to provide food and sometime water. तो सिटीज़ जैसे कि अभी है उस टाइम भी सेम था कि सिटीज़ हमेशा से डिपेंड रहती है गांव के ऊपर कि वहाँ से उन्हें खाना और पानी मिलेगा। वट कुछ दिस डिक्लाइन, लेकिन ये सब एकदम से ऐसे छोटे छोटे गांव में टूट क्यों गया, क्यों हुआ? आर्कियोलॉजिस्ट हैव प्रपोज्ड मैनी फैक्टर्स, उन्होंने बहुत सारी चीज़ें बताई कि और क्या क्या हो सकता है या कैसे हो सकता है, या क्या रीज़न रहे होंगे कि वो गांव में टूट गए। इट वॉज थॉट डैट वॉरफेयर और इन्वेजन में हैव डिस्ट्रॉय द सिटीज़, हो सकता है कि लड़ाई वगैरह हो गई हो, दूसरे मतलब जैसे दूसरी सिविलाइजेशन होती हैं, तो क्या पता वो सब हुआ हो, उसकी वजह से हो गया हो, या फिर कोई दूसरे देश के लुटेरे जिन्हें हम बोलते हैं वो यहाँ आ गए हों, तो इन वजह से मे बी हो सकता है कि वो छोटे छोटे गांव में टूट गए। बट देयर इज़ नो ट्रेस ऑफ वॉरफेयर और इन्वेजन्स, लेकिन वहाँ तो कहीं भी ऐसा लगा ही नहीं कि यहाँ पे कोई लड़ाई है, मतलब ऐसा कोई भी वहाँ पर प्रूफ नहीं मिला। Indeed, the Harappan do not seem to have kept any arm or weapon of war. यहाँ तक कि आज तक तो मतलब हड़प्पन में जो हड़प्पन सिविलाइजेशन थी उसमें आर्मी या वेपन्स तो कहीं कुछ ऐसा दिखा ही नहीं जो वार में यूज़ होते हैं वॉर के लिए। एज फार एज द एविडेंस गोज, जैसे जैसे एविडेंस मिलते हैं, इट सीम्स टू हैव बीन अ रिलेटिवली पीसफुल सिविलाइजेशन, तो इसमें तो ये लग रहा है कि एक पीसफुल सिविलाइजेशन थी, इनमें कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होता था, सब अपना अपना काम करते थे जैसे उन्हें दिया जाता था। 2 फैक्टर्स आर करंटली एग्रीड अपॉन। फर्स्ट, अ क्लाइमेटिक चेंज विद अफेक्टेड मच ऑफ द वर्ल्ड फ्रॉम 2200 BCE ऑनवर्ड्स, तो हो सकता है कि क्लाइमेट में एक बहुत बड़ा चेंज हुआ हो जिसकी वजह से 2200 BCE के बाद वाला या मतलब उससे आगे वाली जितनी भी सिविलाइजेशन थी उस पर बहुत फ़र्क पड़ा होगा। कोजिंग रिड्यूस रेनफॉल और ड्रायर फेज, हो सकता है कि रेनफॉल बहुत कम हो गई होगी और चीज़ें बिल्कुल सूख गई होंगी। दिस वुड हैव मेड एग्रीकल्चर मोर डिफ़िकल्ट, और अगर पानी नहीं होगा, नदियों में भी पानी नहीं रहेगा, बारिश कम होगी, तो क्या होगा, एग्रीकल्चर कम होगा, और कम होगा तो वो डिफ़िकल्ट भी हो जाएगा। एंड कुड हैव रिड्यूस फूड सप्लाई टू द सिटीज़, और सिटीज़ में फूड सप्लाई क्या होंगी, बंद हो जाएंगी। सेकेंड, द सरस्वती रिवर ड्राइड अप इन इट्स सेंट्रल बेसिन, हो सकता है कि सरस्वती रिवर ही बिल्कुल बंद हो गई हो, ड्राई हो गई हो। सडनली सिटीज देयर सच एज कालीबंगन और बनावली वर अबंडेंट, तो क्या होगा, लोग वहाँ से चले जाएंगे क्योंकि वो उसी की वजह से तो वहाँ थे, क्योंकि अगर वो है तो कोई भी चीज़ की उन्हें प्रॉब्लम नहीं है, जब वो ही नहीं है तो सब चीज़ें, अगर मतलब नदी ही नहीं है तो वो वहाँ पर रहकर करेंगे क्या। देयर कुड हैव बीन अदर फैक्टर्स, दूसरे फैक्टर्स भी हो सकते हैं, बट दीज टू रिमाइंड्स अस ऑफ हाउ मच वी डिपेंड ऑन क्लाइमेट एंड द एनवायरनमेंट फॉर आवर वेलबींग। लेकिन इन 2 चीज़ों से हमें समझ आता है कि हम कितना भी कुछ कर लें, लेकिन क्लाइमेट और एनवायरनमेंट हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, जब तक वो सही रहेंगे तभी हम सही से रह सकते हैं। ऑल दो द सिटीज़ डिसअपेयर, सिटीज़ जो है एकदम से डिसअपेयर होगी, मच ऑफ द हड़प्पन कल्चर एंड टेक्नोलॉजी सर्वाइव्ड
एंड वॉज पास्ड ऑन टू द नेक्स्ट फेज ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन। लेकिन जो हड़प्पन कल्चर था और जो टेक्नोलॉजी थी वो सर्वाइव रही, वो गायब नहीं हुई और वो अगली सिविलाइजेशन के लिए भी आई, विच वी विल एक्सप्लोर इन अ फ्यूचर चैप्टर, जो हम आगे चैप्टर में पढ़ेंगे। नाउ बिफोर वी मूव ऑन, द इंडस हड़प्पन और सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया की सबसे पुरानी है। इट्स इनहेबिटेंट्स क्या थे, जो लोग वहाँ रहते थे। द हड़प्पन क्रिएटेड प्लांट सिटीज़ विद एफिशिएंट वाटर मैनेजमेंट, डाइवर्स क्राफ्ट एंड अ ब्रिस्क ट्रेड। तो सब कुछ था वहाँ पर, एफिशिएंट वाटर मैनेजमेंट था, सिटीज़ जो हैं वो वेल प्लान्ड थी, क्राफ्ट आपको वहाँ पर बहुत सारा देखने को मिलता था। प्रोडक्टिव एग्रीकल्चर ब्रोड अ वैरायटी ऑफ क्रॉप्स टू द सिटीज़, और एक जो है एग्रीकल्चर जो है प्रोडक्टिव एग्रीकल्चर वहाँ था, तो वहाँ पर क्रॉप्स की भी अलग अलग वैरायटी आपको देखने को मिलती। द सिविलाइजेशन इवेंचुअली डिक्लाइंड प्रोबेबली बिकॉज ऑफ द क्लाइमेट एंड एनवायरमेंटल चेंजेस। तो सिविलाइजेशन धीरे धीरे जो है नीचे चली गई, तो हो सकता है क्लाइमेट की वजह से, एनवायरमेंट चेंज की वजह से। पीपल रिटर्न टू अ रूरल लाइफस्टाइल, लोग जो है एक नॉर्मल लाइफस्टाइल पर आ गए, गांव वाली जो उनकी लाइफ थी वैसे ही आ गए। उसके बाद आते हैं आपके कुछ क्वेश्चन आंसर। सो फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्या दिया है, व्हाई डज द सिविलाइजेशन स्टडीड इन दिस चैप्टर हैव सेवरल नेम्स। अब जो सिविलाइजेशन हमने पढ़ी यहाँ पर, कभी उसको इंडस सिविलाइजेशन बोल रहे हैं, कभी हड़प्पन सिविलाइजेशन बोल रहे हैं, कभी इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन, तो अलग अलग नाम क्यों हैं। So, the civilization discussed in this chapter is known by several names, including the Indus Valley Civilization, the Harappan Civilization, and the Indus Saraswati Civilization. Each name reflects a different aspect of its discovery, location, and significance. तो हर जगह पर कहीं पर इसका नाम उसकी लोकेशन के अकॉर्डिंग रखा गया, कहीं पर उसका नाम उसकी डिस्कवरी के अकॉर्डिंग रखा गया, या उसका इंपॉर्टेंस क्या है उसके अकॉर्डिंग। द टर्म Indus Valley Civilization highlights its geographical location along the Indus River and its tributaries. तो इंडस वैली सिविलाइजेशन क्यों है कि ये जो है मोस्टली इंडस रिवर के आसपास या फिर उसकी जो ट्रिब्यूटरीज रिवर थी उनके आसपास जो है बसी हुई थी। वे द फर्स्ट साइट वर डिस्कवर्ड, और पहली साइट कहाँ डिस्कवर हुई थी, हड़प्पा में, जिसकी वजह से इसे बोला गया हड़प्पन सिविलाइजेशन इज राइट फ्रॉम हड़प्पा। The first executed site symbolizing the civilization widespread urban culture, और इसके साथ ही जो अर्बन कल्चर के बारे में बताया गया जिसे हमने इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन भी बोला, emphasizes the possible connection to a now dry सरस्वती रिवर, जिससे हमें क्या पता चलता है कि इनके बीच में भी कोई ना कोई एक क्या था, कनेक्शन था इंडस और सरस्वती रिवर के बीच में। सजेस्ट है बॉर्डर जियोग्राफिकल एक्सपेंस, तो जियोग्राफिक जो एक्सपेंस था कि कितना बड़ा हुआ एरिया था, कहाँ से कहाँ तक जो है ये सिविलाइजेशन फैली हुई थी। एंड डीपर कल्चरल सिग्निफिकेंस पॉसिबली टाइड टू एंशियंट इंडियन टेक्स्ट, जो इंडियन टेक्स्ट जो पहले के मिले हैं उनमें भी ये चीज़ें मिल सकती हैं। नाउ राइट अ ब्रीफ रिपोर्ट लिखनी है आपको 15 to 200 की अचीवमेंट ऑफ द इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन। क्या ये अचीवमेंट्स है? सो द इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन वन ऑफ द अर्लीस्ट अर्बन कल्चर इन हिस्ट्री का सबसे पहला बोलते हैं कि जिसमें वेल प्लान्ड सिटी और ये सब चीज़ें थी। फर्निश्ड अराउंड 2500 BCE, इट वॉज मार्क्ड बाय एडवांस्ड सिटी प्लानिंग। ये कैसे मार्क हुई? सबसे बड़ी प्लानिंग, एडवांस सिटी प्लानिंग जो है इसे बोला गया। विद वेल ऑर्गेनाइज स्ट्रीट, और स्ट्रीट जो थी, इसकी गलियां जो थी वेल ऑर्गेनाइज थी, लेड आउट इन अ ग्रिड पैटर्न में बनी हुई थी। ग्रिड पैटर्न जैसे कि इस तरह से जैसे आप ग्राफ वगैरह ड्रॉ करते हैं वैसे। सोफेस्टिकेटेड ड्रेनेज सिस्टम अच्छा था। एंड इम्प्रेसिव पब्लिक स्ट्रक्चर लाइक द ग्रेट बाथ एट मोहनजोदाड़ो, और बहुत सारे पब्लिक स्ट्रक्चर भी इसमें बहुत थे। द सिविलाइजेशन एग्जिबिटेड रिमार्केबल क्राफ्टमैनशिप एविडेंट इन देयर सील, पोट्री, ज्वेलरी एंड स्कल्पचर। तो बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती कि वहाँ पे क्राफ्ट्स जो है वो भी बहुत अच्छा था। अलग अलग चीज़ें, अलग अलग आपको पोट्री वहाँ पर, ज्वेलरी और सील्स वगैरह देखने को मिलती है, जिससे पता चलता है कि क्राफ्ट जो है वहाँ पर कितना अच्छा था लोगों का। देयर सील्स ओफन डिस्पाइटिंग एनिमल्स एंड स्क्रिप्ट, उनके सील्स पे क्या होते थे, या तो एनिमल्स होते थे या कुछ लिखा होता था। सजेस्ट अ कॉम्प्लेक्स सिस्टम ऑफ ट्रेड, जिससे कि सिस्टम की ट्रेड का पता चलता है कि कुछ ना कुछ तो था उनका, कोई ना कोई तो लॉजिक होगा कि ये वाला अगर एनिमल है और इसके ऊपर ये लिखा है तो इसका मतलब क्या है, किस चीज़ का ट्रेड है। तो उनका एडमिनिस्ट्रेशन और ट्रेड का जो सिस्टम था वो भी बहुत अच्छा था। द स्टैंडर्डाइज वेट एंड मेजर इंडिकेट अ हाईली डेवलप्ड ट्रेड नेटवर्क,
और वेट के लिए उन्होंने स्पेशली स्टोन बना रखे थे, तो ट्रेड नेटवर्क उनका बहुत ज़्यादा था, पॉसिबली एक्सटेंडेड टू मेसोपोटामिया। अब मेसोपोटामिया जो है पहली सिविलाइजेशन है जो हमने पढ़ा था, उसके साथ भी उनके ट्रेड के सिम्टम्स जो प्रूफ हैं वो मिले हैं। एग्रीकल्चर वॉज एडवांस्ड, और एग्रीकल्चर बहुत एडवांस थी, विद एविडेंस ऑफ इरीगेशन एंड क्रॉप स्टोरेज फैसिलिटीज़। इनका पता कहाँ से चलता है? इरीगेशन से, और क्रॉप स्टोरेज की फैसिलिटीज़ वहाँ पर बहुत ज़्यादा थी। तो इन सब चीज़ों को देखकर इनके बारे में पता चलता है। द सिविलाइजेशन कमिटमेंट और टू हाइजीन इज सीन इन न्यूमरस वेल्स एंड बाथ एरियाज। और हाइजीन का ये लोग बहुत ध्यान रखते थे, जो बहुत ज़्यादा कुएं और बाथ एरिया जो बनाए गए उनसे पता चलता है। हिंटिंग एट एन अर्ली अंडरस्टैंडिंग ऑफ पब्लिक हेल्थ। तो इससे क्या पता चलता है कि वो लोगों की पब्लिक हेल्थ बहुत ध्यान देते थे। डिस्पाइट द लैक ऑफ डिस्परेबल रिटर्न रिकॉर्ड्स, इनका रिटर्न रिकॉर्ड हमारे पास नहीं है। द मटेरियल रिमेन ऑफ द इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन सो केसेस सोसाइटी डेट वाज हाईली ऑर्गेनाइज्ड। लेकिन वहाँ से जो हमें मटेरियल मिले उनसे पता चलता है कि सोसाइटी कितनी ऑर्गेनाइज थी, इनोवेटिव थी एंड स्किल्ड थी। कितने अच्छे अच्छे लोग थे, या मतलब कितने स्किल्ड लोग थे, कैसे पत्थरों को काटकर स्टोन से अलग अलग चीज़ों से उन्हें इतनी सारी चीज़ें वहाँ बना ली थी। लिविंग ए लास्टिंग लेगेसी इन द सब कॉन्टिनेंट, जिसके बारे में आज तक भी बात हो रही है। नाउ इमेजिन यू हैव टू ट्रैवल फ्रॉम द सिटी ऑफ हड़प्पा टू कालीबंगन। आपको ट्रैवल करना है। व्हाट आर योर डिफरेंट ऑप्शन? क्या क्या ऑप्शन हो सकते हैं? कैन यू मेक अ रफ एस्टिमेशन ऑफ द अमाउंट ऑफ टाइम ईच ऑप्शन might make? So traveling from हड़प्पा टू कालीबंगन in ancient time could be achieved by various means, अलग अलग तरीके से, फुट से, कार से या रिवर से। तो अलग अलग तरीके से आप जा सकते थे। पैदल कैसे जाएंगे? द जर्नी अप्रोक्सीमेटली कितना है? 400 किलोमीटर है, तो कितने? 15 से 20 दिन आपको लगेंगे। एवरेज वॉकिंग स्पीड हम लेकर चल रहे हैं 20 to 25 किलोमीटर पर डे, यानी कि इतना आप चलेंगे तो आपको इतने दिन लगेंगे। अगर आप बुलक कार्ट ले रहे हैं तो जर्नी आपकी कंप्लीट हो जाएगी 10 to 15 डेज। अ कार्ट ट्रैवल स्लाइटली फास्टर एंड कैन कैरी मोर सप्लाईज। और कार्ट क्यों जल्दी चलेगी और ज़्यादा चीज़ें वो ज़्यादा कैरी कर सकती हैं। अगर रिवर का रूट लेंगे, अगर अवेलेबल है, तो यूजिंग बोट्स कुड बी फास्टर, तो बोट्स यूज़ करना सबसे फास्ट रहेगा। पॉसिबली टेकिंग 7 to 10 डेज, 7 से 10 दिन उसमें लगेंगे, डिपेंडिंग ऑन द रिवर फ्लो एंड द अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर्स कनेक्टिंग द टू सिटीज़। 7 से 10 दिन लगेंगे, साथ में डिपेंड करता है कि रिवर का फ्लो कैसे है। अगर रिवर का फ्लो इस तरफ है और आपको इसी तरफ जाना है तो आपका स्पीड ज़्यादा रहेगी, और अगर आपको अपोजिट डायरेक्शन में जाना है तो स्पीड कम रहेगी। साथ में वाटर वेज भी जो है होने चाहिए उन दोनों सिटीज़ के बीच में। ईच मोड ऑफ ट्रैवल वुड हैव बीन इन्फ्लुएंस्ड बाय सीजनल फैक्टर, और सारे ही सीजनल फैक्टर से क्या होंगे? किसी ना किसी तरह से इन्फ्लुएंस होंगे। अगर ज़्यादा बारिश आ रही है तो आप रिवर में ट्रैवल नहीं कर सकते, गर्मी ज़्यादा है तो आप ज़्यादा ट्रैवल जो है पाँव से नहीं कर सकते हैं। तो हर एक चीज़ का कोई ना कोई फैक्टर भी था। ट्रेन्स एंड द अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज अलोंग द रूट, और क्या आपके पास रिसोर्सेज है उस रूट पे जाने के लिए। नाउ लेट अस इमेजिन अ हड़प्पन मैन और वुमेन बीइंग ट्रांसपोर्टेड टू एन एवरेज किचन in today's India. What are 4 or 5 biggest surprise awaiting them? So a Harappan transported to a modern Indian kitchen would be surprised by several things. बहुत सारी चीज़ें देखकर वो एकदम से सरप्राइज हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल इलेक्ट्रिसिटी और अप्लाइंस, ये सब चीज़ें आज मतलब उस टाइम पे नहीं थी। द यूज़ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ऑफ पावर, वेरियस अप्लाइंस लाइक रेफ्रिजरेटर, माइक्रोवेव्स एंड स्टोव वुड बी एस्टोनिशिंग एज दे वुड हैव ओनली नॉन फायर फॉर कुकिंग, क्योंकि उन्हें तो सिर्फ फायर का ही पता था, आग के बारे में पता था, ये सब चीज़ें नहीं पता। मेटल यूटेंसिल्स एंड कुकवेयर, द अबंडेंस ऑफ स्टेनलेस स्टील, एल्यूमिनियम एंड नॉन स्टिक कुकवेयर्स वुड बी सरप्राइजिंग कंपेयर टू द क्ले पोट्स एंड बेसिक मेटल टूल्स दे यूज्ड। आज के टूल्स देखकर वो क्या होंगे कि ये मतलब कैसे स्टेनलेस स्टील या फिर एल्यूमिनियम यूज़ कर रहे हैं, जबकि पहले क्ले पोट्स ज़्यादा यूज़ किए जाते थे या बेसिक मेटल के। पैकेज फूड एंड स्पाइसेस, अलग अलग तरह के मसाले और पैकेज फूड देखकर द अवेलेबिलिटी ऑफ पैकेज एंड प्रिजर्व्ड फूड इन बैग्स, कैन्स एंड जार्स अलोंग विद अ वाइड एरेज ऑफ स्पाइसेस इन नीटली लेबल्ड कंटेनर्स वुड बी अनफेमिलियर। और जिनके मतलब अलग अलग जार में रखे होंगे, लेबल लगे होंगे, तो ये उनके लिए थोड़ा सा अलग हो जाएगा। रनिंग वाटर एंड पंपिंग, एबिलिटी टू गेट वाटर सिंपली टर्निंग अ टैप would be novelty compared to drawing water from wells.
तो वो तो क्या कर रहे थे, वो तो कुएं से पानी निकाल रहे थे, लेकिन एकदम से आ जाएंगे और टैप में देखेंगे तो टैप खोलते ही पानी आ रहा है, तो ये भी उनके लिए सरप्राइजिंग हो जाएगा। मॉडर्न कुकिंग टेक्निक्स भी उनके लिए क्या होंगी, सरप्राइजिंग होंगी, क्योंकि आज जो है ईजिली आप गैस स्टोव से ईजिली एकदम से खाना बना सकते हो, लेकिन पहले आग के लिए आपको लकड़ी लेकर आना, वो सब चीज़ें इकट्ठी करनी पड़ती थी। Now, looking at all the pictures in this chapter, make a list of the ornaments, gesture, object that still feels familiar in our 21st century. So क्या है, बैंगल्स एंड ज्वेलरी आज भी यूज़ होती हैं, टेराकोटा फिगर्स बहुत जगह पे यूज़ होती हैं, सील्स विद एनिमल मोफ्स, सील्स ये दो यूज़ होती हैं, एनिमल्स शायद उस टाइम पे थे, आज के टाइम पे अलग अलग लोगोज यूज़ किए जाते हैं, सिंबल यूज़ किए जाते हैं। अर्थवेयर और पोट्री यूज़ की जाती हैं आज भी खाना बनाने के लिए बहुत जगह पर। पोस्चर एंड गैस्चर्स, डिस्पाइट ऑफ पीपल सिटिंग और स्टैंडिंग विद हैंड्स ऑन देयर हिप्स, मतलब इस तरह के जैसे वो खड़े हैं, खड़े होने का तरीका आजकल भी लोगों का सेम है। वट माइंड सेट डज अ सिस्टम ऑफ रेसर्वोयर्स एट धोलावीरा रिफ्लेक्ट? सो द रेसर्वेयर सिस्टम एट धोलावीरा रिफ्लेक्ट अ माइंड सेट ऑफ एडवांस प्लानिंग, कि बहुत ही अच्छी प्लानिंग उनकी थी, एडवांस प्लानिंग थी, एनवायरनमेंट की अवेयरनेस थी, एंड इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर कंजर्वेशन। The elaborate system of water management shows that the people understand the scarcity of water in their arid environment and develop innovative methods to store and utilize it efficiently. उन्हें पहले ही पता चल गया था, या उन्हें लगता था कि वाटर बहुत इंपॉर्टेंट है और क्या पता ये ख़त्म हो जाए, तो उसके लिए उन्होंने पहले ही क्या किया, बहुत सारे रेसर्वोयर्स बना लिए थे ताकि वो ईज़िली अपने लिए पानी इकट्ठा करके रख सके और उन्हें कभी भी पानी की कमी ना हो, एंड देन उसको वो यूज़ कर सके, ये नहीं कि फालतू में कहीं पर एफिशिएंटली, ईजीली या फिर अच्छे तरीके से यूज़ कर सके। दिस सिस्टम ऑल्सो इंडिकेट अ कम्युनल अप्रोच टू रिसोर्स मैनेजमेंट। रिसोर्स मैनेजमेंट का भी एक अच्छा अप्रोच था ये। एज सच लार्ज स्केल इंफ्रास्ट्रक्चर्स वुड हैव रिक्वायर्ड कलेक्टिव एफर्ट्स एंड कोऑपरेशन, क्योंकि इतने बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर को अगर आप मैनेज कर रहे हैं तो उसके लिए जो है सबका एफर्ट चाहिए और सबका कोऑपरेशन भी चाहिए, यानी कि अकेला इंसान कुछ नहीं कर सकता। रिफ्लेक्टिंग अ सोसाइटी डेट वैल्यूज सस्टेनेबिलिटी एंड द वेलफेयर ऑफ द एंटायर कम्युनिटी। इससे क्या समझ आ रहा है कि पूरी कम्युनिटी ही इन सब चीज़ों की वैल्यू करती थी। ये नहीं कि सिर्फ गवर्नमेंट का काम है, और गवर्नमेंट का ये नहीं था कि सिर्फ लोगों का काम है, सारी सोसाइटी, पूरी कम्युनिटी हेल्प करती थी, और पूरी कम्युनिटी का ही वो काम होता था कि इन सब चीज़ों को बचा के रखना और एफिशिएंटली यूज़ करना है। इन मोहनजोदाड़ो अबाउट 700 वेल्स बिल्ड विद ब्रिक्स हैव बीन काउंटेड, लगभग इतने काउंट किए गए हैं। दे सीम टू हैव बीन रेगुलरली मेंटेन्ड एंड यूज फॉर सेवरल सेंचुरीज। ये ऐसे लगते हैं कि जैसे इनको अच्छे से मेंटेन किया गया और बहुत सालों तक इन्हें यूज़ किया गया है, तो इसका इम्प्लीकेशन जो है वो आपको बताना है। सो द एग्जिस्टेंस ऑफ अराउंड 700 वेल्स इन मोहनजोदाड़ो कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम ड्यूरेबल ब्रिक्स इंडिकेट्स ए हाईली ऑर्गेनाइज सोसाइटी विद एडवांस्ड इंजीनियरिंग स्किल्स, यानी कि उनकी खुद की भी इंजीनियरिंग स्किल थी। आज लोग इंजीनियरिंग करके बनते हैं, लेकिन उन्होंने अभी पता नहीं किया या था या नहीं किया था, लेकिन उनके अंदर वो स्किल्स थी। The regular maintenance of these wells over centuries suggests a strong civic infrastructure and the understanding of the importance of a reliable water supply for the city population. अब उसका मेंटेन किया जा रहा है इतने सालों तक, मतलब 200, 300, 400 जितने भी सालों तक उनकी सिविलाइजेशन थी, उतने टाइम तक वो सारे वेल्स को यूज़ किया गया है। तो उसका जो मेंटेनेंस था वो कैसे हुआ, यानी कि उसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर था, सिविक इंफ्रास्ट्रक्चर जो था वो स्ट्रॉन्ग था, और उन लोगों को जो है पानी भी पता थी कि सिटी हमारी ज़्यादा है, सिटी के लोग ज़्यादा है, तो पानी हमें एफिशिएंटली यूज़ करना है। ऐसे नहीं कि हम कुछ भी फालतू का पानी वेस्ट करते जा रहे हैं, वो नहीं करना था, और लोग इस इम्पोर्टेंस को समझते थे। इट ऑल्सो इम्प्लाइज अ वेल डेवलप्ड सिस्टम ऑफ पब्लिक यूटिलिटीज़। पब्लिक यूटिलिटीज़ के लिए भी क्या था, एक वेल डेवलप्ड सिस्टम था विद अ फोकस ऑन हाइजीन एंड पब्लिक हेल्थ। सबसे ज़्यादा फोकस इनका हाइजीन और पब्लिक हेल्थ पर रहता था। The extensive network of wells would have ensured that all parts of the city had access of water. और इतने सारे वेल्स का रीज़न क्या था, ताकि हर पार्ट के इंसान को, जो भी उस सिटी में रह रहा है, सबको पानी मिल सके, ये और पास में हो उनके। ये नहीं कि उन्हें मतलब एक इंसान के तो बिल्कुल पास में, जैसे इसका घर यहाँ पर है तो इसके लिए तो पानी यहाँ हो गया, दूसरे का यहाँ है, तो उन्होंने वेल्स जो है इतने बनवाए थे कि किसी के भी घर से ज़्यादा दूर या फिर किसी के ज़्यादा इतना उनको प्रॉब्लम ना फेस करना पड़े पानी के लिए। Now, city had access to water, highlighting a commitment
ऑफ टू इक्वलिटी इन रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि रिसोर्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन था वो इक्वली किया गया था। ये नहीं कि जो अपर टाउन में रह रहे थे उनके लिए ज़्यादा वेल्थ थे और जो लोअर टाउन में थे उनके लिए कम, नो, सबके लिए इक्वल थे। दिस लेवल ऑफ अर्बन प्लानिंग एंड सस्टेन्ड मेंटेनेंस रिफ्लेक्ट द सिविलाइजेशन स्टेबिलिटी, यानी कि सिविलाइजेशन स्टेबिलिटी वहाँ पर थी, एंड प्रोस्पेरिटी ओवर अ लॉन्ग पीरियड, और बहुत लंबे टाइम तक वो चलती रही स्टेबिलिटी, क्योंकि लोगों में वहाँ पर डिफ्रेंशिएट नहीं किया जाता था, जो चीज़ एक के लिए है वो सबके लिए अवेलेबल होती थी। इट इज़ ऑफन सेड दैट द हड़प्पन हैज़ अ हाई सिविक सेंस। डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस स्टेटमेंट। अब इसका मतलब क्या है और क्या आप इससे एग्री हैं? So, the statement that the Harappan had a high civic sense is supported by the evidence of their well-planned cities, advanced drainage system, and a public utilities like well and baths. तो ये किससे बोला गया कि उनकी सिविक सेंस जो है बहुत हाई थी? तो जैसे उनकी सिटी मिली जो वेल प्लान्ड थी, उनका ड्रेनेज सिस्टम कितना अच्छा था, पब्लिक यूटिलिटीज़ कितनी अच्छी थी, पब्लिक हेल्थ पर ध्यान दिया जाता था, वेल्स एंड बाथ्स जो वहाँ पर बनाए गए थे पब्लिक के लिए वो कितने मतलब उनको हमेशा साफ़ रखा जाता था, यूज़ किया जाता था। द यूनिफॉर्मिलिटी इन टाउन प्लानिंग अक्रॉस द वास्ट एक्सपेंस ऑफ द सिविलाइजेशन सजेस्ट ए स्टैंडर्डाइज अप्रोच टू अर्बन डेवलपमेंट। तो पता चलता है कि किस तरह से उनकी एक अप्रोच थी अर्बन डेवलपमेंट के लिए, इंडिकेटिंग अ कलेक्टिव एफर्ट टू मेंटेन ऑर्डर एंड क्लीनिनेस। और कलेक्टिव एफर्ट था, ये नहीं कि कोई एक दो ही कर रहे हैं, सब लोग उसमें साथ देते थे। दिस हाई सिविक सेंस रिफ्लेक्ट अ सोसाइटी दैट प्रायोरिटाइज्ड द वेलफेयर ऑफ इट्स सिटीजन एंड अंडरस्टूड द इम्पोर्टेंस ऑफ पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर। तो इससे क्या पता चलता है कि वहाँ के जो लोग थे वो मतलब जो हेड थे, जो उनके रूलर थे, वो वेलफेयर, सिटीज़न के वेलफेयर के बारे में समझते थे और पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर क्यों ज़रूरी है उसके इम्पोर्टेंस के बारे में भी वो समझते थे, एंड उसी के अकॉर्डिंग वो वहाँ पर बिहेव करते थे। नाउ कंपेयरिंग दिस टू मॉडर्न लार्ज सिटीज़ इन इंडिया, अगर अब हम इसको कंपेयर करें आज की लार्ज एंड सिटीज़ के साथ, वी सी अ मिक्स्ड पिक्चर, हमें मिक्स्ड पिक्चर दिखता है। विद मैनी सिटीज़ हैव एडवांस इंफ्रास्ट्रक्चर, बहुत सारी सिटीज़ में अच्छे चीज़ें हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर है। देर आर चैलेंजेस विद मेंटेनेंस, वेस्ट मैनेजमेंट एंड पब्लिक हाइजीन विद समटाइम रिफ्लेक्ट अ लैक ऑफ सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटी अमंग सिटीजन एंड अथॉरिटी। अब इतने सारे लोग वहाँ पर हैं तो उसके साथ मेंटेनेंस का जो चैलेंज है, वेस्ट मैनेजमेंट ठीक से नहीं हो रहा है, पब्लिक हाइजीन, एंड साथ में ही क्या है सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो है कि जो सिटीज़न है, जो वहाँ के लोग हैं, जो अथॉरिटी हैं, दोनों के बीच में ही एक तरह से आप बोल सकते हैं कम्युनिकेशन बिल्कुल भी नहीं है, जिसकी वजह से लोगों की प्रॉब्लम उन तक नहीं पहुँच पाती है ये, और वो भी लोगों की प्रॉब्लम नहीं समझ पाते हैं कि क्या प्रॉब्लम है। The Harappan, on the other hand, seem to have a more consist and community-focused approach to urban living. जबकि हड़प्पा में क्या थे, हड़प्पन के लोग, उनका वो कम्युनिटी फोकस्ड उनकी अर्बन लिविंग थी कि कम्युनिटी को क्या चाहिए, लोगों को क्या चाहिए, उस चीज़ पे वो ज़्यादा फोकस करते थे। देयरफॉर वाइल सम एस्पेक्ट्स ऑफ मॉडर्न सिटीज शो प्रोग्रेस, कि कुछ जगह पे हमें प्रोग्रेस दिखती है आज के टाइम पे, द सिविक सेंस ऑफ हड़प्पन एज रिफ्लेक्टेड इन देयर अर्बन प्लानिंग रिमेन एग्जाम्पलरी इवन टुडे। लेकिन जो सिविक सेंस हड़प्पन की थी आज की अर्बन प्लानिंग के बाद भी वो ऐसे लगता है कि वो यहाँ पर है ही नहीं। अब एक क्वेश्चन है, कुछ 2-3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसके बाद फिलिंग द ब्लैंक्स हैं एंड देन ट्रू फॉल्स है, वो कर लेते हैं। व्हाट इज सिविलाइजेशन? तो सिविलाइजेशन क्या है? अ सिविलाइजेशन इज एन एडवांस स्टेज ऑफ ह्यूमन सोसाइटी। ह्यूमन सोसाइटी ये जो है एक एडवांस स्टेज है ह्यूमन सोसाइटी की, कैरेक्टराइज्ड बाय ऑर्गेनाइज्ड गवर्नमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन, अर्बन प्लानिंग, वेरियस क्राफ्ट्स, ट्रेड, राइटिंग, कल्चरल आइडिया एंड प्रोडक्टिव एग्रीकल्चर। तो इन सब की जो एक एडवांस स्टेज होती है जिसमें सब एक साथ रहते हैं और सबका ही विकास होता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? सिविलाइजेशन। व्हाट वाज द अर्लीस्ट सिविलाइजेशन ऑफ द इंडियन सब कंटिनेंट? अर्लीस्ट सिविलाइजेशन कौन सी थी? तो कौन सी थी? हड़प्पन, इंडस और इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन। ये तीनों एक ही सिविलाइजेशन के नाम हैं। what were its major achievement? क्या थे? So the major achievement of the हड़प्पन civilization include advanced town planning। टाउन प्लानिंग बहुत एडवांस थी। वेल ऑर्गेनाइज सिस्टम था किसका? वाटर मैनेजमेंट का। डेवलपमेंट ऑफ वेरियस क्राफ्ट्स, बहुत सारे क्राफ्ट जो है यहाँ पर डेवलप हो रहे थे, जैसे बीड मेकिंग था, पोट्री था, एक्सटेंसिव ट्रेड नेटवर्क इनका बहुत बढ़ता जा रहा था, एंड स्क्रिप्ट डेट रिमेन अनडिस्पेयर्ड। तो स्क्रिप्ट जो है जो हमें नहीं मिली है अभी तक, मे बी उन्होंने शायद उसमें भी लिखा होगा, तो वो भी वहाँ पर हो सकती थी।
द हड़प्पन सिविलाइजेशन इज ऑल्सो नोन एज, और क्या क्या नाम से जानते हैं, डैश एंड डैश, इंडस एंड इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन। द सिटी ऑफ हड़प्पा वॉज फर्स्ट एग्जीक्यूटेड इन द ईयर, कब हुआ था, 1920 to 1921। द हड़प्पन वर इन इज द फर्स्ट इन यूरेशिया टू ग्रो कॉटन, कॉटन ग्रो करने वाला हड़प्पन पहले थे पूरे यूरेशिया में। यूरेशिया की बात हो रही है, यूरोप एंड एशिया की। हड़प्पन सील्स ओफन डिस्पाइट, क्या होते थे उनके अंदर, एनिमल की फिगर्स आपको देखने की मिलती है, देन उसके बाद कुछ राइटिंग सिंबल्स होते थे। ट्रू एंड फॉल्स है, द सरस्वती रिवर इज नाउ अ सीजनल रिवर फ्लोइंग ओनली ड्यूरिंग द रेनी सीजन, तो ये क्या ट्रू है, येस, अभी वो सीजनल रिवर बन गई है। द ग्रेट बाथ ऑफ मोहनजोदाड़ो वॉज डेफिनेटली अ पब्लिक बाथ फॉर ऑल द सिटी रेजिडेंट्स, डेफिनेटली बोल रहे हैं तो डेफिनेटली तो वो नहीं था, तो ये आएगा फॉल्स। अब डेफिनेटली तो हम किसी चीज़ के लिए नहीं बोल सकते क्योंकि हमें उसके कोई भी प्रूफ नहीं मिले हैं। हड़प्पन सिटीज़ वर जनरली बिल्ट विदाउट एनी प्लानिंग और ऑर्गेनाइजेशन, तो ये भी गलत है क्योंकि इसकी तो वेल प्लान होता था, एडवांस प्लानिंग वहाँ पर की गई थी। द हड़प्पन एंगेज्ड इन इंडिया इन ट्रेड ओनली विद इन देयर सिविलाइजेशन एंड नॉट विद अदर रीजन्स, तो ये भी क्या है, फॉल्स। हड़प्पन ने तो बाहर देशों के साथ भी अपना वो ट्रेड किया था, तो मतलब अपने रीजन में और बाहर के रीजन में, मतलब जो भी जगह उन्हें मिली उन्होंने हर जगह ट्रेड किया है। वट आर inhabitants of this civilization called हड़प्पन today, sorry why क्यों बोला गया उन्हें, so the हड़प्पन of inhabitant of this civilization are called हड़प्पन, क्यों, because the city of हड़प्पा was the first of their cities to be executed in 1920 to 21, 1920 से और 21 के बीच में जब पहली जगह खुदाई हुई थी वो जगह कौन सी थी, हड़प्पा, तो इसीलिए यहाँ के या फिर जो लोग यहाँ रहते थे उन्हें क्या बोला गया, हड़प्पन, तो इसलिए इस सिविलाइजेशन को क्या बोला गया, हड़प्पन सिविलाइजेशन। वट वर द मेन क्रॉप्स ग्रोन बाय हड़प्पन, कौन कौन सी थी, सो द हड़प्पन ग्रोज क्रॉप्स सच एज बेरली, वीट, मिलेट्स एंड समटाइम राइस। दे ऑल्सो ग्रू पल्सेज एंड अ वैरायटी ऑफ वेजिटेबल, तो ये सारी फसल वो वहाँ पर उगाते थे। इसके साथ ही आपका ये चैप्टर हो जाता है कंप्लीट, आपके एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर जो भी इसमें बन रहा था वो सब हो गया कंप्लीट। फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप बता सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।